Hello student, welcome to all of you in online class of SST. I hope that all of you are well and doing well. Let's start the next topic of the same chapter, a new conservatism after 1850. लास्ट डे हमने पढ़ा था कि लिबरल नेशनलिज्म क्या है, कैसे वहाँ पे चेंजेज हुए, क्या क्या बदलाव आया। तो ये तो हमने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट में पढ़ा था। लेकिन बात ये थी कि जब नेपोलियन हटा तो किसी न किसी की गवर्नमेंट जरूर फॉर्म होगी, और विदाउट गवर्नमेंट एनी कंट्री कैन नॉट बी रन इजिली। सो व्हाट्स हैपनिंग आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन की हार के बाद क्या हुआ? तो होता यह है कि नेपोलियन के हार के बाद बहुत सारी थिंकिंग प्रोड्यूस होती है, बहुत सारी थिंकिंग आगे आती हैं, जन्म लेती हैं। सबसे बड़ी थिंकिंग थी, जैसे मोनार्की सिस्टम बहुत लंबे समय तक देश में रहा, तो उसके सपोर्टर रहे होंगे, उसके वेलविशर रहे होंगे, किंग्स रिलेटिव और किंग्स के फैमिली के लोग रहे होंगे दूर से। तो उनका एक पब्लिक में बहुत बड़ा बिलीव था और पब्लिक उस पावर को देख चुकी थी। तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक नई बिगिनिंग हो, जो ना पूरी तरीके से मोनार्की हो, ना पूरी तरीके से नेपोलियन के डिक्टेटरशिप वाली हो। They want to restore the monarchy, church and other institutions, but new reform. ये चाहते हैं कि संस्थाएं हो, गवर्नमेंट हो, मोनार्की सिस्टम को भी लाने को तैयार हो, लेकिन जो सुधार नेपोलियन ने किए थे उनको भी एक्सेप्ट किया जाए। मतलब वो नए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, लेकिन अभी ये क्लियर कॉन्सेप्ट पे नहीं आए हैं कि वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इलेक्ट करेंगे या किस प्रकार की गवर्नमेंट को वो चुनेंगे। तो वो चाहते हैं कि जो पुरानी संस्थाएं उन्हीं को ही पुनः रिस्टोर पावर दे दिया जाए, ताकि देश जो है वो इजिली चल सके। हम स्टेंजा को पढ़ते हैं और वन बाय वन आपको हम बहुत क्लियरली आपको उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसमें दिया गया है कि कंजर्वेटिव बिलीव दैट एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की, चर्च, सोशल हेरिटेज, प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व। इनके कहने का मतलब, हम चर्च की सत्ता को, राजा की सत्ता को या अदर भी जो सोशल इंस्टीट्यूशन है सबको रिस्टोर करेंगे, सबको पावर देने जा रहे हैं, बट विद द न्यू चेंजेस, न्यू रिफॉर्मेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट। ये बात समझने की है। ठीक है, अब देखिए कुछ अदर देश भी यहाँ इन्वॉल्व हैं। अदर कंट्रीज आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग टू अरेंजमेंट द सिस्टम ऑफ फ्रांस। अदर कंट्रीज क्यों इन्वॉल्व हैं? क्योंकि आप जानते हो कि नेपोलियन को हराने में ऑस्ट्रिया ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया, कई देशों ने मिलकर नेपोलियन की सत्ता को समाप्त किया था, हराया था। तो ये लोग भी यहाँ पे अपना दखलंदाजी करते हैं। और नेपोलियन जो कि बहुत ही इंपीरियलिज्म को बढ़ावा दे रहे थे, एक्सपेंशन कर रहे थे, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के टेरिटरीज को उन्होंने क्या किया था, कॉलोनाइज किया था, गुलाम बनाया था। तो उनको फ्री कराना भी उनका उद्देश्य था। इसी उद्देश्य से ट्रीटी ऑफ वियना साइन की जाती है। ठीक है, और ट्रीटी ऑफ वियना जो है 1815 में इन द लीडरशिप ऑफ चांसलर ड्यूक मैटरनिक, ये ऑस्ट्रिया के हैं। ठीक है, ऑस्ट्रियन चांसलर है ड्यूक मैटरनिक, इनके लीडरशिप में ट्रीटी ऑफ वियना, ये आपको डिटेल हमने बताया था पहले, पढ़ाएंगे, ये पढ़ना है। तो कंजर्वेटिज्म का मतलब ये होता है कि
संकुचित कहते हैं एक्चुअली इसे, लेकिन यहाँ ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नया नहीं सोच पा रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं कि पावर जो पहले था उसी को रिस्टोर किया जाए, बट न्यू रिफॉर्म, नए मॉडर्नाइजेशन से, ये चीज चाह रहे हैं। ठीक है।